यूएसए को एक बहुत ही अजीब नज़रों से देखा जाता है स्टूडेंट्स के द्वारा, क्योंकि उनको लगता है कि जो यूएसए में वीज़ा अप्लाई करना एक किसी बड़े टास्क से कम नहीं है। बट विद रिस्पेक्ट टू अगर हम कनाडा, न्यूजीलैंड या फिर किसी और कंट्री की बात करें तो वो भी सेम ही होता है। बट यूएसए के इंटरव्यू को एक पर्टिकुलरली एक जो बहुत ही ज़्यादा हाइप दी गई है, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें आपको ध्यान देने की ज़रूरत है अगर आप यूएसए में पढ़ना चाहते हैं। रैदर देन कुछ स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चंस भी होते हैं कि वो कैसे यूएस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्लस I-20 के लिए उनको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम टू मंजिल। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूएसए को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो सबसे पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि हमारा बेसिक प्रोसेस क्या है यूएसए का। तो जब हम बेसिक प्रोसेस की बात करते हैं तो हम आपको ये पूछते हैं कि आपकी प्रेफरेबल लोकेशन क्या है, क्योंकि आपके प्रेफरेबल लोकेशन वहाँ के पर्टिकुलर आपकी यूनिवर्सिटीज़ आपके रिलेटिवली जो कोर्सेज को लेकर ही जो है आपका I-20 अप्लाई होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि I-20 कैसे अप्लाई होता है और इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले मैंने आपको यही बताया है कि अगर आप किसी सिटी को आप सेलेक्ट करते हैं, वो एक बहुत ही मेजर पॉइंट होता है कि आप किस जगह को सेलेक्ट कर रहे हैं। क्या वो आउटसाइड ऑफ यूएसए लाइक कोई विलेज एरिया आप अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई सिटी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको देखकर आपके एकेडमिक्स जो हैं और प्लस AIRC जिस भी कंसल्टेंसी जो है आप अगर वो AIRC के द्वारा अप्रूव्ड है तो ये आपका बहुत ही बड़ा पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं AIRC जो है अमेरिका इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी है। जैसे कनाडा में IRCC होता है वहाँ पे, और यहाँ पे होता है AIRC। सो हम जो है AIRC द्वारा अप्रूव्ड हैं, और इससे क्या होता है कि जो भी AIRC द्वारा अप्रूव्ड होता है कंसल्टेंसी, उनके टाइप्स बहुत होते हैं, उनके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस बहुत होती है। सेकंड, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो अगर आप AIRC मेंबर्स द्वारा अप्लाई करते हैं तो आपकी जो क्लैरिफिकेशन है, क्लैरिटी है, वो विद रिस्पेक्ट टू अदर्स बहुत ही ज़्यादा होती है, और आपके जो हिडन क्वेश्चंस जो होते हैं या फिर हिडन इन्फॉर्मेशन होती है वो आपसे छिपी नहीं रहती, वो आपको एक तरह की ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। प्लस उनके पास बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि वो आपको डेफिनेटली जो है एक अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जो है अप्लाई करा सके। सेकंड, जो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपकी जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं और आप जो अभी अपकमिंग इनटेक में या फिर वहाँ पे जाके कोर्सेज जो लेना चाहते हैं, क्या वो रेलेवेंट है, और अगर वो रेलेवेंट है तो आपकी I-20 आने में कोई नहीं रोक सकता। अगर आपकी इरेलीवेंसी है तो बेसिकली वी ऑल नो, चाहे वो कोई भी कंट्री है, आपकी जो है वो रिजेक्शन आएगी ही आएगी। जो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ पे जो I-20 को लेकर होता है वो है हमारे फंड्स। अगर मैं आपको बताऊँ कि I-20 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फंड्स को लेकर, कि जितने ज़्यादा आपके पास फंड्स होंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस होते हैं I-20 आने का। सो आपको कैसा लगेगा? पर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कितने फंड्स, क्योंकि बेसिकली प्रमोट किए जाते हैं कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके के फंड्स को लेकर। बट यूएसए के फंड्स का सिस्टम क्या है? तो यूएसए में फंड्स ऑफकोर्स वी ऑल नो, अगर हम इस पैंडेमिक में जा रहे हैं तो हमारे पास एक साल की जो है वो पॉकेट फीस होनी चाहिए, हमारी पॉकेट मनी होनी चाहिए, पर वो कितनी होनी चाहिए? सेकेंड, आपका ट्यूशन फीस लगेगा, और उसमें ये है कि आपकी ट्यूशन फीस कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप यूएसए में रहना चाहते हो, बेसिकली अगर ये डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में रहना चाहते हो, तो मैं मिनिमम एक एवरेज आपको बता देती हूँ कि एक साल का आपका जी पॉकेट मनी का खर्चा है वो $10,000 वो मिनिमम तो होगा ही होगा। प्लस अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में ट्यूशन फीस भरना चाहते हैं तो उसका आपका मिनिमम 14,000 इन यूएसए में आपका जो ट्यूशन फीस है वो भी होगा ही होगा। सो टोटल हुआ हमारे पास $24,000 पर एनम, प्लस जो है आपके पास 2,000 जो डॉलर है वो एक्स्ट्रा होने चाहिए आपके ट्रैवल के लिए। कभी आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाए, चाहे आपको ना भी आए, बट जो यूएसए द्वारा आपके फंड्स काउंट होंगे उसमें ये काउंटेड होंगे। सो मिनिमम आपका जो खर्चा है वो $26,000 पर एनम होगा ही होगा। और अगर आपके पास इतना अमाउंट है और आप शो कर रहे हैं तो आपकी I-20 जो है वो बहुत ही इजीली आपके पास आ जाती है। और इसके साथ ही एक क्वेश्चन ये आता है कि जैसे कि हमें बात करें कि ऑस्ट्रेलिया में 3 महीने पुराने फ़ंड्स चाहिए होते हैं, यूके में 28 डेज़ पुराने जो फ़ंड्स चाहिए होते हैं, न्यूजीलैंड में
6 मंथ्स जो हैं वो पुराने फंड्स चाहिए होते हैं। और कनाडा कभी फंड्स को डायरेक्टली अप्रोच नहीं करता था, बट इनडायरेक्टली वो मांगने लगा है। तो यूएसए में कितने पुराने जो हैं वो फंड्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा ये सुनकर कि यूएसए में आपको फ्रेश आपके जो फंड्स हैं वो आपके वैलिड होते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको पुराने फंड्स ही शो करने हैं। आप अपने फ्रेश जो फंड्स हैं वो शो करके यूएसए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट मैटर करता है कि वो फंड्स किसके हैं। अगर आपके हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपके पेरेंट्स के हैं तो आपके पेरेंट्स की तरफ से एक सपोर्टिव एफिडेविट या फिर लेटर लगेगा कि ये हम बच्चे को अपने को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वो लेटर एडिशनली हो सकता है। प्लस आपके किसी भी गार्डियन के भी हो सकते हैं, उसमें भी कंडीशन यही है कि आपके पास जो है सपोर्टिव लेटर होना चाहिए। बट इस बात को आप ध्यान रखें कि कई यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एफडी अलाउड नहीं करती हैं। सो फील फ्री, अगर आपने यूएसए के बारे में कुछ भी इंक्वायर करना है तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट अप्रोच भी कर सकते हैं। थैंक यू।